Hello dear students, welcome back again in the another video. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? सो डायपोल क्या है? डायपोल मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता डायपोल है क्या, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों कहा गया है। तो डायपोल टू वर्ड्स के एडिशन से बना है, डाई प्लस पोल। डायपोल डायपोल दो वर्ड्स के सम से मिलके बना है, डाई प्लस पोल डायपोल। इसका मीनिंग क्या है? दो किनारे। सुन लो ना ध्यान से, डाई मीन्स टू, दो, और पोल का मतलब क्या है? किनारे। ठीक है, तो डायपोल है क्या? डायपोल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। क्या डायपोल क्या है? डायपोल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर बाउंड विद ए फिनिट डिस्टेंस। याद रख लेना, आर बाउंड विद ए फिनिट डिस्टेंस। ये जो चार्ज है ये है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। डेफिनेशन क्या कहती है? डायपोल इज ए पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। जितना चार्ज यहाँ पे है उतना ही चार्ज यहाँ पे, और वो क्या है? इक्वल। इक्वल है और अपोजिट है नेचर में, और बाउंड है, बंधा हुआ है विद ए फाइनाइट डिस्टेंस। एक फाइनाइट डिस्टेंस से वो बंधा हुआ है। ठीक है, तो डायपोल है क्या भाई? डायपोल हमारे को नेचर में बहुत सारे मिलते हैं, तो देखे हैं क्या? नहीं देखे। जैसे NaCl है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड है, HCl है, HCl। ये नेचुरल डायपोल्स होते हैं जो हमारे को मिलते हैं नेचर में। Na++Cl माइनस। पता है आपको इस पे भी कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये कुछ नेचुरल डायपोल होते हैं जो हमारे को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं होते जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे होता है ना, वो डायपोल नहीं होता। जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही पॉइंट पे आ जाए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पे आ जाए, उनके बीच गैप ना हो, डिस्टेंस ना हो, तो वो डायपोल नहीं होगा। हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो स्ट्रेच होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो डायपोल बन जाएगा। तो कुछ एक नेचुरल डायपोल होते हैं जो प्रकृति में हमारे को मिलते हैं नेचर में, और कुछ एक को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख करके स्ट्रेच कर करके फिर क्या बना लेते हैं? डायपोल बना लेते हैं, ठीक है ना। सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ आएगा समझ में। डायपोल होता क्या है? डायपोल फिर से सुन लीजिए, डायपोल होता है, डाय मीन्स टू और पोल मीन्स किनारे। दो किनारे जिसमें वो क्या है? डायपोल है भाई। और वो दो किनारे किस चीज़ के लेने हैं आपने? दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, वो किनारे पे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच एक फाइनाइट डिस्टेंस है बस, वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। अब ये क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाएगा, क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक शब्द लग गया ना भाई, इलेक्ट्रिक वर्ड लगा है किसके कारण? चार्जेस के कारण। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हम डायपोल के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम डायपोल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या नहीं। डायपोल के बारे में हमने तीन चीज़ें पढ़नी हैं। क्या क्या? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय डायपोल। सबसे पहले क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय डायपोल। क्या डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़नी है? जब एक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दी हमने और इधर नेगेटिव प्लेट लगा दी, ठीक है। या समझिए दो प्लेट खड़ी करके हमने एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया, एक के ऊपर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर किसी डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा और टॉर्क कितना होगा। फोर्स एंड टॉर्क की कैलकुलेशंस क्या होंगी? सो फोर्स एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल placed in electric field, okay,
जब उसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितना नेट फोर्स होगा, कितना टॉर्क लगेगा। और थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है डायपोल के बारे में, कि अगर मान लीजिए डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके तुमने ऐसा घुमाया, ठीक है, मान लीजिए ये डायपोल है, देखिए ये डायपोल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ इधर, तो हमने इस डायपोल को ऐसे घुमाया या घुमा हुआ था ऑलरेडी, कुछ भी था, तो इसके पास जो एनर्जी है, मतलब आपने अगर घुमाया है तो काम किया है, कुछ ना कुछ वर्क डन, और वर्क डन किस में स्टोर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो आप। तो अगर आप इस डायपोल को घुमा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसकी एनर्जी की कैलकुलेशंस क्या हैं कि भाई इसके पास कितनी एनर्जी होगी, कितने एंगल के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ना है एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन कितना होगा उसके ऊपर, ठीक है। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मेड बाय डायपोल, ये पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब पहली बात तो ये है कि कई बच्चे ये सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनता होगा डायपोल से। भाई सीधी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन सकता। अगर आप ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या सोचते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बीच कुछ डिस्टेंस है, समझ में आएगा, उनके बीच फाइनाइट डिस्टेंस है। उसके कारण एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक का डिस्टेंस ज़्यादा है, एक चार्ज का डिस्टेंस वहाँ से ज़्यादा है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो वीक बनेगा, और एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो कम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कम डिस्टेंस के कारण वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो बच्चे ये सोचते हैं कि डायपोल के कारण, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसा नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, रिजल्टेंट कह सकते हो आप उसको। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डायपोल टू डायपोल डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कि एक डायपोल और दूसरे डायपोल में अंतर कैसे होगा, अंतर कैसे पहचानेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है हमने। देखो, अगर मैंने इस डायपोल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, ये घूम गया, इसको मेरे को वापस लेके आना है तो मेरे को टॉर्क लगानी पड़ी 5 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब एक दूसरा डायपोल लेके आए और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है इसको, तो ये घूम गया ऐसे, और इसको वापस लाने के लिए मेरे को टॉर्क कितना लगाना पड़ा, 10 न्यूटन मीटर। चीज़ आ रही समझ में। तो कौन सा डायपोल ज़्यादा इफेक्टिव है, हम डायपोल की इफेक्टिवनेस को कैसे मेजर करेंगे, आ रहे समझ में। भाई एक डायपोल को हमने रखा तो ये ऐसे घूम गया था, हमने इसको वापस लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा, 5 न्यूटन मीटर, और इसको वापस लाने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ा, 10 न्यूटन मीटर। तो कौन सा डायपोल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो जिसके ऊपर कितना टॉर्क लगा, 10 न्यूटन मीटर, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, समझ में आया। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिजिक्स में हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन, वह क्वांटिटी क्या है, किस क्वांटिटी से इसकी इफेक्टिवनेस बताएंगे, समझ में है ना। भाई इसकी इफेक्टिवनेस को किस क्वांटिटी से शो करेंगे, भाई कौन सी क्वांटिटी है ऐसी जो इसकी इफेक्टिवनेस बताएगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि 10 न्यूटन मीटर वाला जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हमारे को पता है कि डायपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पता है आपको, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जोड़ा जो है वो डायपोल है। तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी से इसकी इफेक्टिवनेस शो होगी, कौन सी क्वांटिटी इसकी इफेक्टिवनेस बताएगी, तो उसका आंसर क्या है कि भाई इसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं, एक तो चार्ज और दूसरा क्या है, लेंथ। मान लीजिए ये सेंटर है तो ये लेंथ कितनी हुई, सेंटर से L, और इधर वाले भी कितनी ले ली हमने, L, और ऐसे टोटल कितनी होगी आपको पता है, टोटल कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम उस क्वांटिटी को बताएंगे जिससे डायपोल की इफेक्टिवनेस जो है वो मेजर की जाती है, कौन सा डायपोल कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो क्वांटिटी क्या है, देखिए यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए इसके टॉर्क
लगा रहे हैं हम इसके ऊपर टॉर्क लगा रहे हैं। टॉर्क को कैसे मेजर किया जाएगा, लगने वाली टॉर्क को कैसे मेजर किया जाएगा, यहाँ पे जो चीज़ रखी हुई है चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन। आर्म ऑफ रोटेशन है ये इस सेंटर के चारों तरफ ऐसे घूमेगा, इसको घुमा रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो चीज़ रखी हुई है, यहाँ पे जो चीज़ टॉर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाए, यहाँ पे जो चीज़ है चार्ज इंटू मल्टीप्लाई बाय, ये कह सकते हो चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन। आर्म ऑफ रोटेशन यहाँ ऐसे घूम रहा है ये, तो यहाँ पे चार्ज और मल्टीप्लाई बाय दैट आर्म ऑफ रोटेशन, दैट आर्म ऑफ रोटेशन। ये सेंटर है जो मैंने पकड़ रखा है, ये क्या है सेंटर, और चार्ज यहाँ पे है तो ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये क्या है आर्म ऑफ रोटेशन। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन, टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। हमने इस चीज़ का एक नाम रख दिया, क्या नाम रखा हमने, मोमेंट, मोमेंट ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, ये ऐसे घुमा रहे हो आप, तो ये क्या बोला जाएगा, मोमेंट ऑफ चार्ज। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, चार्ज इंटू आर्म ऑफ रोटेशन, चार्ज मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन, ये कह सकते हो आप। तो यहाँ पे जो चीज़ रखी है हमने एक क्वांटिटी बना दी, उसके लिए क्या बोला गया, मोमेंट। यहाँ पे अगर फोर्स लग रहा है, फोर्स, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बोला जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे मास रखा हुआ है, मास मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन क्या बोला जाएगा, मोमेंट ऑफ मास। चीज़ आ रही समझ में। मोमेंटम है, मान लीजिए m इंटू वी, मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया हमने, तो m इंटू वी है यहाँ पर, ऐसे घुमाया हमने, तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर्म ऑफ रोटेशन से। फोर्स ऐसे है, मैंने पहले बताया फोर्स ऐसे है लगने वाला, तो मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, फोर्स इंटू आर्म ऑफ रोटेशन, या फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ रोटेशन कह सकते हो। तो हमने इसका मोमेंट कैलकुलेट किया, इसका मोमेंट कितना होगा, हमने इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, क्लॉकवाइज, इसको ऐसे घुमाया तो ये भी क्लॉकवाइज, इसका मोमेंट कितना होगा, चार्ज इंटू आर्म ऑफ रोटेशन, चार्ज मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है ना। इसका मोमेंट देखो, ये भी तो ऐसे ही घूम रहा है, ये ऐसे घूमेगा तो ये भी ऐसे ही घूम रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मोमेंट कितना होगा, इसका मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू एल, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। दोनों का मोमेंट क्या है, पॉजिटिव क्यू एल, पॉजिटिव क्यू एल, और मोमेंट कितना हो जाएगा, 2QL। तो ये क्या है, ये बोला जाएगा डायपोल मोमेंट। क्या बोला जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो ये हमने एक क्वांटिटी बना दी। डायपोल मोमेंट क्या है, वो क्वांटिटी जो आपको डायपोल की इफेक्टिवनेस के बारे में बताएगी। डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट 2QL। फिर से लिख देता हूँ, डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, इसके लिए सिंबल यूज़ करेंगे P डायपोल मोमेंट के लिए, और 2QL। समझ में आ गया, डायपोल मोमेंट 2QL। तो डायपोल मोमेंट यानी कि इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल किसके ऊपर डिपेंड करता है, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, Q और L के ऊपर, जितना चार्ज यहाँ पर रखा है और जितना इनके बीच में क्या है, गैप या डिस्टेंस कह सकते हो। या फिर इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका क्या है, 2 इक्वल और अपोजिट चार्जेज हैं, तो ये टोटल लेंथ मैंने बताई थी कितनी है, 2L। तो डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करो, एक जगह पे रखा हुआ चार्ज Q और उसका दूसरे चार्ज से डिस्टेंस क्या है, 2L, तो 2QL। डायपोल मोमेंट ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 2QL, ठीक है। तो ये है डायपोल मोमेंट, जिससे आप किसी भी डायपोल की इफेक्टिवनेस को मेजर कर पाओगे। और सुनो, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी ना दो चार्जेस के बीच, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना वो डायपोल ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो मैंने क्या कहा था, ये घूमता है, इसको वापस लाने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ा, 5 न्यूटन मीटर। और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, इसको वापस लाने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ा, 10 न्यूटन मीटर। तो इसकी इफेक्टिवनेस, लेंथ ज़्यादा है, मान लीजिए चार्जेस तो सेम ही रखे हैं, इसके ऊपर जो चार्जेस हैं Q, इसके ऊपर उतना ही चार्ज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे सेम, लेकिन लेंथ ज़्यादा होने से भी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी या घटेगी, लेंथ कम होने के कारण या फिर ज़्यादा होने के कारण। समझ में आएगा, लेंथ
इंक्रीज अगर करेगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। लेंथ डिक्रीज करेगी, लेंथ छोटी होगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फॉर्मूले में दिख रहा है आपको। अब फिजिक्स की एक क्वांटिटी बन गई आपके पास, फिजिक्स की क्वांटिटी आ गई डायपोल मोमेंट, जो डायपोल की इफेक्टिवनेस को बताएगी। अब सुनना ध्यान से, अगर आप फिजिक्स में कोई क्वांटिटी पढ़ रहे हो तो उसकी डेफिनेशन बतानी पड़ती है। डेफिनेशन क्या होगी, हमारे को फॉर्मूला देना पड़ता है और हमारे को ये बताना पड़ता है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो हमारे को पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए डायपोल मोमेंट की। फॉर्मूला हमने निकाल ही लिया है। आप बताइए ये वेक्टर है कि स्केलर है, तो आंसर क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रख लेना, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन किधर होगी, वेक्टर क्वांटिटीज की तो डायरेक्शन होती है ना, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसका आंसर क्या है भाई, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन आप लेओगे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। कौन सी डायरेक्शन लेनी है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये कोई रूल नहीं है, हमने कन्वेंशनली माना हुआ है, ठीक है, ये कोई रूल नहीं है, हमने ये माना हुआ है कि आपने डायरेक्शन किधर लेनी है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेनी है अपने डायरेक्शन हर टाइम पे। तो क्या हम पॉजिटिव चार्ज को इधर रख सकते हैं, डायपोल बनाते हुए नेगेटिव चार्ज को इधर रख सकते हैं, तो फिर डायरेक्शन यही रहेगी क्या, तो आंसर है ये डायरेक्शन नहीं रहेगी भाई उस टाइम पे, क्योंकि आपने नेगेटिव चार्ज को बदल दिया, नेगेटिव चार्ज इधर ले लिया और पॉजिटिव इधर ले लिया, तो अब डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन होगी। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो डायरेक्शन किधर मानी जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आपने ध्यान रखना है डायपोल बनाते हुए सबसे पहले आपने कौन सा चार्ज रखना है, सबसे पहले चार्ज आपने नेगेटिव लेना है और फिर उसके बाद पॉजिटिव, फिर इनके बीच जो गैप है वो दिखाना है, ठीक है, 12 और ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस। याद रख लेना, हमेशा नेगेटिव चार्ज पहले बनाना, पॉजिटिव बाद में, और ये डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये कोई रूल नहीं कि आप नेगेटिव पहले बनाओ पॉजिटिव बाद में, नहीं, ये कोई रूल नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये आप कोई कैलकुलेशन में कोई एरर ना आए, क्योंकि हमने प्रैक्टिस की हुई है लेफ़्ट टू राइट के लिए। हम लिखते कैसे हैं, लेफ़्ट टू राइट, उसी को मान करके हमने क्या बना दी इसकी डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। हम लिख रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं गिनती 1 2 3 4 ऐसे, तो हम कैसे लिख रहे हैं गिनती, काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे, तो लेफ़्ट टू राइट लिख रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, हमने क्या करना है, हमने इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मानी है, तो नेगेटिव को पहले लेफ़्ट साइड लिखिए, पॉजिटिव को बाद में, लेफ़्ट टू राइट क्या हो जाएगी इसकी डायरेक्शन। अब कैलकुलेशन आपने करनी है इसके लेफ़्ट टू राइट के लिए। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो लेफ़्ट टू राइट की और आपने पेपर में जाके बना दिया पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो उस टाइम पे कैलकुलेशन में एरर आएंगे। इसलिए पहले ही याद रख लें, हमेशा नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। बस ये है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इफेक्टिवनेस मेजर करने के लिए किसी भी डायपोल की, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है कि नहीं बनाता, तो मैंने उसका आंसर दिया था आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता इन केस ऑफ डायपोल, क्योंकि डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होता ना, फिर तो आप किसी भी पॉइंट पे देखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, जीरो आता, लेकिन डिस्टेंस होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। चीज़ आई समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट अगर कर रहे हैं हम, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट कर रहे हैं हम ड्यू टू डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है हमारे को। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे को 3 जगह पे कैलकुलेट करना है ड्यू टू डायपोल। कहाँ कहाँ, ये एक डायपोल है, ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ कहाँ कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डायपोल। तो ये एक्सिस है, एक्सियल लाइन है, एक्सिस बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसके ऊपर आपको दे दे अगला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए एक्सियल लाइन के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, 3 पॉइंट में हमने इसको पढ़ना है।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो ड्यू टू डायपोल है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो 3 पॉइंट में हम इसको पढ़ेंगे, 3 पार्ट्स में कह सकते हो आप। एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर सेंटर है ये, तो मैं यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करूँ, ट्रांसवर्सल या फिर क्या बोली जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन या फिर क्या है ये, ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस है ना ये, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, एम पॉइंट यहाँ पे दे दे अगला कि डायपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, एक्सियल पे, इक्वेटोरियल पे। और थर्ड ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है ये पॉइंट, इधर भी हो सकता है, कहीं पे भी। तो वो पॉइंट जो है अब कहाँ है, जर्नल पोजीशन। ये जो पॉइंट है अभी क्या बोला जाएगा, कहीं पर भी है तो ये क्या बोला जाएगा, जर्नल पॉइंट, ये जर्नल पोजीशन, जर्नल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 3 पार्ट्स में स्टडी करना है इसमें। एक तो एक्सियल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, और जर्नल पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। देखिए एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो सबसे पहले डायपोल बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है इनके बीच में। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि इतना बड़ा मैंने डायपोल बनाया है, ये लेंथ एल और ये लेंथ एल। समझ में आ रहा है आपको भाई। ये 2 एटम्स के बीच का जो गैप है वो बहुत ही छोटा है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप का लॉजिक है, 2 एटम्स के बीच बहुत ही छोटा गैप है। ये तो केवल कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। तो ये एक्सिस है, एक्सियल लाइन है ना, ये एक्सियल लाइन है। ठीक है, आपको पता है ये एक्सियल लाइन है। तो इस पे कोई पॉइंट दे रखा है एम पॉइंट। चलो इसको एक बार थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, एक बार बोर्ड पे जगह कम पड़ गई अपने पास। ठीक है, तो ये एक्सियल लाइन है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है एम पॉइंट। इस एम पॉइंट पे ड्यू टू डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेना है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से लेना है, डायपोल के सेंटर से। तो डायपोल के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, आर। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे किधर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखाना है आपको क्योंकि ये पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, और ये चार्ज दूर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाएगा, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो अपनी तरफ आते हुए बनाएगा, रेडियली इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, अपनी तरफ आते हुए। तो ये इसने ऐसे बनाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा दिखा दो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा वेक्टर दिखा दो ये बस। ये ई किसके कारण है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये ई किसके कारण है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना हुआ, ई ड्यू टू प्लस क्यू कैलकुलेट करिए। ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस चार्ज ने बनाया है पॉजिटिव चार्ज ने, अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ना, उसमें आर स्क्वायर आता है। आर कौन सा है, इससे ये आर है, ये जो डिस्टेंस है ये है। तो आर कितना लिखूँ मैं, ये जो डिस्टेंस है ये कितना लिखूँ मैं, आर माइनस एल। देखो इस आर में से ये आर घटा दो, आर माइनस एल, ये डिस्टेंस कितना आ गया, आर माइनस एल। और नेगेटिव चार्ज का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आ गया आर प्लस एल, कितना आ गया, आर प्लस एल। तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गया माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एल स्क्वायर। और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज है तो माइनस लग गया, ये चार्ज नेगेटिव है। ठीक है ना, तो आर प्लस एल का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब ई नेट, ई रिजल्टेंट या ई नेट बोल सकता हूँ, ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा। ई नेट कैसे निकालते हैं, नेट जब निकालते हैं तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू।
समझ में आया? नहीं आया? भाई ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना एक ही बात है, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जैसे 7 में मैंने -5 को ऐड किया, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही है, याद रख लेना। 7 में मैंने -5 को ऐड किया, कितना बचा, 2 बचा प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन। तो यहाँ पे माइनस अगर लगाऊंगा तो ये माइनस हटाना पड़ेगा मेरे को, कभी यहाँ पे भी माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस देखो प्लस है तो माइनस साइन आगे है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। आ रही चीज़ समझ में? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन है यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू क्या है, कॉमन, तो इनको बाहर उठा लेंगे। ई नेट कितना होगा, ई नेट होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर में बचेगा 1/r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस में एल स्क्वायर। चीज़ आई समझ में? ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। ई नेट जो बचा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम r माइनस एल स्क्वायर और r प्लस का एल स्क्वायर, ठीक है। तो r माइनस एल, तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होगा r प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ इसके साथ डिवाइड हो गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई कौन होगा, r माइनस में एल स्क्वायर, इतना तो आता होगा, ठीक है। एलसीएम लेना जिसको आता है उसको समझ में आ जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए ई नेट कितना आएगा, ई नेट आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर प्लस में, देखो इसको ओपन करना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab कर दिया ओपन। अब इसका नंबर है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। और नीचे क्या है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, r माइनस एल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। नहीं है समझ में? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और होल स्क्वायर था ही वो एज इट इज रख दिया हमने, ठीक है। अब आप ब्रैकेट हटाइए, ये ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का। ब्रैकेट ओपन किया, माइनस, ये प्लस का था, ये किसका होगा, माइनस का, और ये भी किसका हो गया, माइनस का था, वो किसका होगा, प्लस का। तो आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, आर एल और आर एल, 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL। ई नेट इज इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया 4RL। नीचे देखिए, नीचे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है, 2। इफ L is very very small than R, then L can be neglected। L को नेगलेक्ट कर सकते हैं। L क्या है, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस, गैप बहुत ही कम है ना, ये इनके बीच जो गैप है बहुत ही कम है। ये L बहुत छोटा है एज कंपेरिजन टू R बहुत बड़ा है, तो L को क्या कर दिया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा भाई। तो ई नेट का फॉर्मूला कितना आया, ई नेट आया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ मैं R, 2 × 2 लिख दिया मैंने, 2 × 2 और L साथ में और एक R था, और नीचे क्या लिख दिया, R की पावर 2
ये तो नेगलेक्ट कर दिया। आर की पावर 2 और आर की पावर 2 कितनी हो जाएगा, आर की पावर 4, और एक आर की पावर से एक आर की पावर कैंसिल हो जाएगी और आर की पावर कितनी लिखी जाएगी, क्यूब। समझ में आई चीज़। अब देखिए ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। देखिए Q2L या 2QL कितना हो जाएगा, 2QL हो जाएगा डायपोल और एक 2 आगे रख दिया उठा करके, और नीचे क्या आ गया आर क्यूब। तो ये पॉजिटिव वैल्यू आई कि नेगेटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। तो ये ई नेट कहाँ का है भाई, ये एक्सियल लाइन का है कि एक्सियल लाइन पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि नहीं बनता, तो बनता है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई अपनी। कितना बनता है एक्सियल पे, तो एक्सियल पे बनता है 2p डायपोल मोमेंट 4πε0 आर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, एक्सियल लाइन के लिए E ड्यू टू एक्सियल लाइन, E ऑन एक्सियल लाइन कितना आया 1/4πε0। ठीक है, 1 की जगह ऊपर लिख दो 2p अपॉन में आर क्यूब। E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4πε0 आर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सियल के लिए आया है, एक्सियल के लिए, तो ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, जबकि हमारे को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, जो बची नेट किधर बचा है उधर, तो ये डायरेक्शन है, किधर की तरफ बोलोगे, उधर की तरफ। कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है ना, ये सिग्निफिकेंस बनाइए, ये डायरेक्शन इधर की तरफ बोलोगे क्या, या अवे बोलोगे, अवे फ्रॉम, अवे तो इधर भी हो गया, अवे उधर भी हो गया। तो एक सिग्निफिकेंस दीजिए, सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा एक्सियल पे ये किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट टू राइट, और उसी डायरेक्शन में क्या बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस डायरेक्शन में लिखा जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए डायपोल मोमेंट, या फिर अलोंग पी। आगे चीज समझ में, एक ही वर्ड में लिख दिया मैंने अलोंग पी की साइड, उसी साइड, ये सिग्निफिकेंस हुआ। ठीक है, अब इधर है, अगर मान लीजिए ये एक्सियल लाइन तो ये भी है ना, तो इधर ये पॉइंट होता तो और किधर होती क्या डायरेक्शन, और किधर बचता भाई, उसी डायरेक्शन में बचता भाई, अलोंग पी ही बचता है, अलोंग पी। याद रख लो कैसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता नेगेटिव चार्ज ये स्ट्रॉन्गर बनाता, ये जो बनाता वो थोड़ा सा कमज़ोर वीकर बनाता। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से कैसा निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में मिलता है तो नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड, रेडियली मतलब 90 डिग्री पे, रेडियली इनवर्ड। ठीक है ना, रेडियली इनवर्ड। तो ये नेट अब भी इसी डायरेक्शन में बचेगा क्या, आंसर क्या है, यस उसी डायरेक्शन में। तो हमेशा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो अलोंग पी की डायरेक्शन में बचेगा, समझ में आएगा। तो अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो सबसे पहले देखिए डायपोल बनाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये L ये भी L, और ये है ट्रांसवर्सल लाइन या फिर इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, जिसका डिस्टेंस आपको दिया है सेंटर से R डिस्टेंस, और इस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है M, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ड्यू टू डायपोल। तो यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस ही है अपने को तो ये डिस्टेंस ही है, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा डिस्टेंस ही है, ये वाला डिस्टेंस ही है। आई चीज़ समझ में, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस ही है। तो अब देखिए आपको दिया हुआ क्या है कि थीटा एंगल ये है, इसका एंगल कितना है थीटा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का ये दिया है डायपोल से R। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड, तो इस डायरेक्शन में ये हुआ ना रेडियली आउटवर्ड, ये क्या है E ड्यू टू प्लस Q।
किसने बनाया है? पॉजिटिव चार्ज ने। अब नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये जो वेक्टर दिखा रहे हैं आप, ये वेक्टर इक्वल दिखाना, इक्वल वेक्टर, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये लेना आपने, समझ में आया? क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस इक्वल है दोनों का यहाँ से, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? रेडियली इनवर्ड। तो मैंने ऐसे बनाया, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है भाई, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके कारण है? ई ड्यू टू माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। तो ई नेट निकालना है हमारे को। तो ई नेट कैसे निकालेंगे? टोटल, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ही अपोजिट है, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते या फिर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ई नेट निकाल सकते हैं हम। एडिशन का रूल क्या है? दो तो सेम, या तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पे हम इन दोनों की डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन बनाते हैं। कैसे? हमको वेक्टर को तोड़ना आता है। ये एक वेक्टर है, इसको स्प्लिट करना आता है, ठीक है। ये एक वेक्टर, मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसका इफेक्ट देखेंगे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या बोला जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, या फिर रिजोल्यूशन। वेक्टर को रिजोल्व करना हमने सीखा हुआ है 11th क्लास में। कैसे, क्या तरीका है कि इसके सिर पे जाइए, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये इतना हिस्सा है ये एक्स कंपोनेंट, और सिर पे जाइए परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ से, तो ये जो है ये इसका क्या है? वाई कंपोनेंट। तो इसका इफेक्ट देख लेंगे, एक्स डायरेक्शन में इसका इफेक्ट है, ये वाई डायरेक्शन में। तो ये क्या बोलता है? वेक्टर को रिजोल्व करना या तोड़ना कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो वेक्टर को तोड़ना हमने सीख रखा है, ठीक है। तो देखिए इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ की मैंने पैरेलल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अपोजिट एंगल है ना, ट्रांसवर्सल एंगल होगा ये, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। अब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। प्रूव करने की जरूरत नहीं अपने को, ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। समझ में है ना? तो हमने टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे। अब वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे? देखिए थीटा के साथ वाला इसको तोड़ेंगे, एक तो अपनी मर्जी से, हमने अपनी मर्जी से तोड़ा इस डायरेक्शन में, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला लिखा जाएगा ई कोस थीटा। क्या लिखा जाएगा? ई कोस थीटा। तो इसको तोड़ दिया हमने, एक तो इस डायरेक्शन में। अब दूसरा 90 डिग्री पे, एक जिस डायरेक्शन में तोड़ो दूसरा उससे 90 डिग्री पे तोड़ना पड़ेगा, तो थीटा से अपोजिट वाला ई साइन थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। नहीं है समझ में? एक तो इस डायरेक्शन में तोड़ा हमने अपनी मर्जी से। अब जो दूसरा जो कंपोनेंट तोड़ोगे आप, एक कंपोनेंट लोगे, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए जो पहला लिया था उसके ऊपर 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, इसको इस डायरेक्शन में तोड़ा हमने ई कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में तोड़ा अब ये क्या लिखा जाएगा? ई साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल डायरेक्शन में ई साइन थीटा कैंसिल होकर के क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? 0। नोट कर लेना, इन वर्टिकल डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन 0 इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। ओके, अब देखिए ई जो बचा आपका वो कितना बचा? इस डायरेक्शन में है दोनों ई कोस थीटा, तो ई नेट सबसे पहले तो ई ड्यू टू प्लस क्यू लिखे, ई ड्यू टू प्लस क्यू लिखो भाई। सबसे पहले तो ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन सा है इसका? यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आएगी? रूट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। तो रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर किया और उसका स्क्वायर किया, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये आर है तो आर का क्या करना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर से अनरूट क्या हो जाएगा? ख़त्म, हट जाएगा। समझ में आएगा? सो ई ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू है, माइनस चार्ज आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी? 1, क्योंकि स्क्वायर करोगे आप, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो इसके ऊपर रूट था, हट जाएगा। इसका डिस्टेंस भी तो सेम ही है, इसका जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ई नेट निकालना है हमने, तो ई नेट कितना बचा आपको? इस डायरेक्शन में बचा, इस डायरेक्शन में कितना है? ई नेट बचा 2e cos थीटा, 2e cos थीटा।
सो ई नेट निकालना है, ई नेट इज इक्वल्स टू 2, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू पता है अपने को, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो हमारे को पता है आर स्क्वायर कितना होगा, आर ये है इसका स्क्वायर और रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। सो 2e, 2 रखा और e की वैल्यू रख दी। अब कोस थीटा की वैल्यू और रख देते हैं, फिर अपना सोल्व। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, याद रख लो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट। तो रूट को लिखा जा सकता है पावर 1/2। क्या लिखा जा सकता है, पावर 1/2। रूट को क्या लिख सकता हूँ मैं, पावर 1/2, ठीक है, इसकी पावर 1। तो ई नेट कितना हुआ, ई नेट हुआ 2q और l, देखो 2ql है ऊपर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन है बीच में, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है। तो आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी होगी 3/2। जब आप 1 और 1/2 को ऐड करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी 3/2। अब देखिए 2ql, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। ई नेट इज इक्वल्स टू 2ql, क्या लिखा जाएगा, डायपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 3/2। चाहिए समझ में, डायपोल मोमेंट P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके आगे करते हैं हम। देखो इसके आगे सॉल्व करते हैं। ई नेट इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, इफ L is so small than R, so L can be neglected, L can be neglected, ठीक है। L को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, देखो सिर्फ आर स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 3/2, आर की पावर क्या है 3/2। एल तो हमने हटा दिया, नेगलेक्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, और ई नेट कितना बचा, ई नेट बचा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आर क्यूब। तो जो ई नेट बचा है ये किसके लिए है, ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए बचा है ई नेट। ये आ गया अपने पास कैलकुलेशन, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आई, नेगेटिव आती तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, नेगेटिव में जीरो ही मानना पड़ता हमारे को। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इक्वेटोरियल लाइन पे ड्यू टू डायपोल, ठीक है। तो अब देखिए इसकी डायरेक्शन बताइए किधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी जल्दी बताइए। इधर बचा ना, इधर, तो इधर लिखोगे क्या लिखा जाएगा, इधर नहीं। सिग्निफिकेंस मैंने पहले बताया था, सिग्निफिकेंस होना जरूरी। सिग्निफिकेंस क्या है, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है तो ये उससे क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, क्या लिखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, या फिर सीधा लिख दो कि क्या बचा, डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट टू P, बस। अब ये भी वेक्टर और ये इधर वाला भी क्या बन गया, डायरेक्शन वेक्टर बन गया, तो वेक्टर फॉर्म बन गई, चीज़ें समझ में। अब इक्वेटोरियल का अभी फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू P से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आई अपनी, कुछ समझ में आया, नहीं आया। देखो फॉर्मूले क्या कहते हैं, जो दोनों फॉर्मूलाज आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे कितना है 2P और इक्वेटोरियल पे कितना है सिंगल P, ओनली P।
तो इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आधी होती है, या फिर ये कहूँ एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, हमेशा। किस लाइन पे? एक्सियल लाइन पे। ऑन एक्सियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स स्ट्रॉन्गर, हाउ मच? डबल, 2 टाइम्स। कितने गुना ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग? 2 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चीज़ें समझ में। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/r²। अगर पॉइंट चार्ज है तो किस के अकॉर्डिंग घटेगा? r² के अकॉर्डिंग घटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डायपोल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? r³। डायपोल के केस में देखिए r³ आया नीचे फॉर्मूले में। तो सिंपल अगर सिंगल चार्ज अपना एक पॉइंट चार्ज, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज पॉइंट की फॉर्म में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 और सोर्स चार्ज q/r², ये है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर देता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिरेगा, कितना डाउन होगा? तो कितना? 2 को रखो यहाँ पे, कितना? 2 रखा आपने, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल डिस्टेंस पे कितने गुना कमज़ोर हो जाएगा? 4 टाइम्स। यहाँ पे डायपोल के केस में रखिए 2। अगर यहाँ पे डायपोल है, अगर डिस्टेंस को आप डबल कर देते हो, कोई पॉइंट यहाँ पे जितने डिस्टेंस पे है वो डिस्टेंस आपने डबल कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। यानी कि डायपोल के केस में डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड 8 गुना कम हो जाएगा, 8 टाइम्स वीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट्स, गिरना, डिप्लीट्स फास्टर, जल्दी गिरता है, इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल। किस केस में? डायपोल के केस में ज़्यादा जल्दी गिरता है। ये है याद करने की चीज़ें समझ में। हाँ, अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट क्या मैंने बताया था, कहीं पर भी हो सकता है। डायपोल बनाइए, ये डायपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये L और ये भी L। चलो लिखने की ज़रूरत नहीं है एक बार। तो ये कहीं पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, कहीं पे भी वो पॉइंट वो अब जनरल पोजीशन पे है, एनी पोजीशन कॉल्ड जनरल, छोड़ के एक्सियल को और इक्वेटोरियल को, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से दे रखा है, ये रहा सेंटर से इसका डिस्टेंस गिवन है, क्या है? R। क्या डिस्टेंस गिवन है? R डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है आपके पास? ये कितने इंक्लिनेशन पे, कितने एंगल पे है ये पॉइंट है? थीटा एंगल के। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल ऑन जनरल पॉइंट। देखिए आपको पता है ये एक डायपोल है, डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये डायपोल वेक्टर हो गया, ठीक है, P, ठीक है। अब देखिए मैं इसको डायपोल को स्प्लिट करना जानता हूँ, तोड़ना जानता हूँ, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना कह सकते हो आप। इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, कैसे? इसको मैंने एक तो इस डायरेक्शन में तोड़ा, इस डायरेक्शन में, थीटा के साथ वाले इस डायरेक्शन में तोड़ा, ठीक है। एक तो अपनी मर्जी से मैंने इस डायरेक्शन में तोड़ लिया, और दूसरा जो तोड़ूंगा वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो इसका एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में, और इसका पूरे का दूसरा कंपोनेंट ये पूरा ये इस डायरेक्शन में तोड़ लिया मैंने। तो जो थीटा के साथ वाला है वो कंपोनेंट, ये P है ना, ये P, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? P cos थीटा। और थीटा से दूसरा कंपोनेंट क्या लिखा जाएगा? P sin थीटा। चीज़ आ रही समझ में? अब देखिए ये ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा करना जो है आसान बना देगा इसको। इस डायपोल मोमेंट को हमने 2 वेक्टर में रिजॉल्व कर लिया, डायपोल मोमेंट को हमने तोड़ लिया, 2 वेक्टर P cos थीटा और एक P sin थीटा। ऐसा करना आसान बना देता है। ऐसा करना आसान कैसे बना देगा इसको? क्योंकि देखिए P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट आ गया। अब P cos थीटा के एक्सिस पे है, P cos थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, आगे समझ में। और P sin थीटा के लिए ये क्या है? इक्वेटोरियल है भाई, इक्वेटोरियल। आगे चीज़ समझ में? हाँ, ऐसा हमने इसलिए किया है, इसको इसलिए 2 पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर दिया, P cos थीटा और P sin थीटा। अब देखिए P cos थीटा एक्सिस पे है ना ये पॉइंट P cos थीटा के लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा था वो अलोंग P था या अपोजिट था? हमने देखा था
किधर था, अलोंग पी की डायरेक्शन में, एक्सिस के ऊपर। तो अलोंग पी तो ये बचा ई एक्सियल अलोंग पी, समझ में आ गया। और ये देखो पी साइन थीटा है तो ये इसके लिए इक्वेटोरियल पे, तो पी साइन थीटा इधर है, डायपोल इधर है, डायपोल की डायरेक्शन। और जो इक्वेटोरियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा था अपना, वो किधर था, अपोजिट टू पी। इक्वेटोरियल के केस में किधर था, अपोजिट टू पी। तो ये इक्वेटोरियल के केस में। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो दोनों का क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट निकालिए। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। रूल क्या है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और ये डायगोनल को मिला दें। ये क्या है, ई आर, ये क्या है, ई आर, रिजल्टेंट या फिर नेट कितने एंगल पे है, थीटा एंगल के ऊपर। ये डायरेक्शन भी निकाल देंगे। तो रिजल्टेंट निकालना जानते हो ना, रिजल्टेंट ये ई एक्सियल और ये क्या है, ये ई इक्वेटोरियल। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ई इक्वेटोरियल है ये है ई आर, ई रिजल्टेंट ये वाला, और ये ई एक्सियल, ठीक है। तो ये पॉइंट है एम, जनरल पॉइंट। तो देखिए ई ड्यू टू पी कोस थीटा, ई एक्सियल वाला कितना होगा, ई एक्सियल वाला निकाल रहे हैं हम, ई ए की वैल्यू निकाल रहे हैं। ई ड्यू टू पी कोस थीटा क्या होगा, एक्सियल पे 2p कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन एज पर डायग्राम दिखाई दे रही है, एज पर डायग्राम डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। ई ड्यू टू पी साइन थीटा, पी साइन थीटा के कारण ई कितना होगा, पी साइन थीटा के कारण ई इक्वेटोरियल है ना, ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला लगेगा पी साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और डायरेक्शन एज पर डायग्राम दिखाई देगी आपको। तो ई ड्यू टू पी साइन थीटा और ई ड्यू टू पी कोस थीटा, ये क्या है, ई एक्सियल और ये क्या है, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। ई रिजल्टेंट, ई नेट निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या आएगा, हाइपोटेनियस आएगा ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा उसके ऊपर। तो ई रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, रूट, देखिए 2p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका क्या है, पूरे का स्क्वायर, प्लस में p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसका क्या है, स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, ये 2p इन सभी का क्या होना है, स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होना है, पूरे का। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे p कोस थीटा है, देखना एक्सियल का फॉर्मूला क्या है, p कोस थीटा, ठीक है, p कोस थीटा है, 2p कोस थीटा। ई रिजल्टेंट क्या आएगा, ई रिजल्टेंट आएगा, देखिए सभी का स्क्वायर है तो स्क्वायर है सभी का, तो रूट कैंसिल कर देगा ना, ये बाहर आ जाएगा, सभी का स्क्वायर है एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, रूट को कैंसिल कर देगा। अब देखिए ये p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दोनों में कॉमन है, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब दोनों में कॉमन है, और इनका स्क्वायर भी है। 2 कॉमन नहीं है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब कॉमन है, दोनों का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना स्क्वायर से रूट। सो ई आर इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, अंदर में बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर खोल दिया हमने, 2 था और कोस थीटा था, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, चीज़ आई समझ में, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर एक कोस को मैं यहाँ से निकाल लूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बना देगा, 1, और 3 कोस थीटा बच जाएगा, चीज़ आई समझ में। तो ई रिजल्टेंट कितना आया, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्या बचा
साइन स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से उठा लो तो कितना बच जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट, किसके लिए, जर्नल पॉइंट के लिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है अपने पास। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको समझाता हूँ इसकी डायरेक्शन, ठीक है। और ये फार्मूला दोनों केसेस में ही एप्लीकेबल है, एक्सियल के लिए भी सही है ये फार्मूला, इक्वेटोरियल के लिए भी सही है ये फार्मूला, देखना अभी, ठीक है। तो अपना ई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है यार, P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब 1 प्लस में 3 कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको एक्सियल पे लागू करके देखिए, एक्सियल पे अपना सही आएगा क्या, एक्सियल के लिए लागू करके देखिए इसी फॉर्मूले को, कोस थीटा एक्सियल पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो कोस 0 क्या होता है 1, कोस थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4 रूट है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, 4 का रूट कितना बना देगा 2 हो जाएगा, 4 का रूट सेम आया कि नहीं। ये फॉर्मूला एक्सियल के लिए भी सही है और इक्वेटोरियल के भी सही है। देखो इक्वेटोरियल के लिए लागू करके देखो, करिए, इक्वेटोरियल पे ऐसे आ जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये मल्टीप्लाई में है 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा पूरा 0, और अंदर अनरूट में सिर्फ क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला बचा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, रूट 1 बचा ना, तो 1 रूट क्या आता है रूट 1 ही रहेगा, 1 का रूट 1 ही, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है अपना जर्नल पॉइंट के लिए, ये एक्सियल के लिए भी एप्लीकेबल है और इक्वेटोरियल के लिए भी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब आपका फॉर्मूला गलत है, आपके फॉर्मूले में कोई एरर है, ठीक है ना। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे, अभी डायरेक्शन और निकालते हैं इसकी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा जल्दी बोलिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, तो ई इक्वेटोरियल क्या है परपेंडिकुलर और ई एक्सियल क्या है बेस, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो ई एक्सियल के लिए, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल हमने वो फॉर्मूला रखा था ना 2p कोस थीटा, और इक्वेटोरियल के लिए क्या रखा था, इक्वेटोरियल के लिए p साइन थीटा रखा था हमने, ठीक है। तो एक्सियल के लिए क्या था अपना, एक्सियल के लिए सबसे पहले इक्वेटोरियल वाला रख दो, इक्वेटोरियल के लिए क्या था p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, नीचे इक्वेटोरियल के लिए 2p कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, तो पलट जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और नीचे क्या है 2p कोस थीटा। सुनना ध्यान से, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब से ये कैंसिल हो जाएगा, p साइन थीटा है तो p से p कैंसिल हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बच गया ना। तो देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ टेन, ये जो हमने एंगल माना था ये आपने थीटा माना है तो थीटा और बीटा माना है तो बीटा मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा या टेन बीटा आपकी मर्जी है, टेन थीटा लिखो, अल्फ़ा लिखो, बीटा लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगर बीटा माना होता तो मैं बीटा लिखता, टेन बीटा, ठीक है ना। टेन बीटा क्या आता, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन की वैल्यू है टेन बीटा, ठीक है ना। तो ऐसा लिख लो टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ये भी सही है, ओके। टेन बीटा इज इक्वल्स टू हाफ टेन थीटा, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है, कंप्लीट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने पढ़ लिया है तीनों केस में, कहाँ कहाँ पे कितना होगा, जनरल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे, एक्सियल पे,
कितनी वैल्यू होगी उसकी डायरेक्शन देख ली हमने। अब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा या फिर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। सो कीप वॉचिंग एंड कीप मोटिवेटिंग मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।